गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम डेली करंट अफेयर को आगे बढ़ाते हुए 4 अप्रैल के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एंड तक आराम से सेशन को देखिए, रिलैक्स होकर देखिए, एक एक फैक्ट को, क्वेश्चन को आराम से नोट कीजिएगा और पीडीएफ के लिए क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर चले जाइए। वहां पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ अवेलेबल है। तो सबसे पहला करंट अफेयर देखेंगे 4 अप्रैल का, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, लगातार जीआई टैग अनाउंस किए जा रहे हैं सेंट्रल के द्वारा। तो लगातार 2 दिन से हम जीआई टैग की बात कर रहे हैं। अभी एक और जीआई टैग दिया गया है एक मिर्ची को। क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में चपाता मिर्च, जिसे टोमेटो मिर्च के नाम से जाना जाता है, को जीआई टैग दिया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? तो टोमेटो मिर्च की बात करें या फिर चपाता मिर्च, ये उगाई जाती है भारत के तेलंगाना राज्य में। तो तेलंगाना राज्य की टोमेटो चिली को हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। तेलंगाना में एक पर्टिकुलर प्लेस है जिसका नाम है वारंगल, सुना होगा आपने। तो वारंगल में स्पेशली इसे उगाया जाता है। ये आम मिर्च जो हम देखते हैं उससे थोड़ी सी छोटी दिखाई देती है और लाल कलर इसका देखने को मिलता है, डार्क रेड देखने को मिलती है। और इसके अलावा तीखापन अच्छा देखने को मिलता है और अचार के लिए स्पेशली दक्षिण भारत में यूज की जाती है चपाता मिर्च। तो तेलंगाना के वारंगल में उगाई जाती है, स्पेशली एक एरिया के कारण, क्योंकि वहां का इन्वायरमेंट इस मिर्ची के अनुकूल है। तो इसमें एक विशेष गुण पाया जाता है, तीखापन अच्छा देखने को मिलता है, इसीलिए हाल ही में इसे जीआई टैग से सम्मानित किया गया। कहां की? तेलंगाना राज्य की। अब देखिए, रिसेंटली जो जीआई टैग दिए गए, अगर हम उनकी बात करें तो नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को। तो भारत के गुजरात राज्य में एक हस्त कला है सौदागरी ब्लॉक प्रिंट, जो कि कपड़ों पर है ना ब्लॉक प्रिंटिंग होती है, उसकी एक कला है जिसको जीआई टैग दिया गया। कुंभकोणम पान का पत्ता तमिलनाडु के थंजावुर में उगाया जाता है और तमिलनाडु के कन्याकुमारी में तोवलाई फूल माला बहुत ही फेमस है जो बनाई जाती है तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। तो 2 तो हो गए तमिलनाडु के प्रोडक्ट जिनको 2025 में अभी जीआई टैग दिया गया। एक हो गया गुजरात का सौदागरी ब्लॉक प्रिंट और अब एक हो जाता है तेलंगाना का जिसका नाम है चपाता मिर्च। इसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया। सेकेंड क्वेश्चन। अब जीआई टैग के बारे में 2 दिन से मैं आपको बेसिक इंफॉर्मेशन बता ही रहा था कि 1999 में एक्ट लाया गया। पहली बार दार्जिलिंग की चाय को 2004 में जीआई टैग दिया गया था। 10 साल के लिए किसी भी प्रोडक्ट पर जीआई टैग मान्य होता है और उसके बाद फिर उसे रिन्यू करवाने की जरूरत पड़ती है। गरीबी को 2029 तक समाप्त करने के लिए P4 इनिशिएटिव किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो गरीबी को 2029 तक खत्म करने के लिए P4 इनिशिएटिव की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है आंध्र प्रदेश सरकार को। आंध्र प्रदेश के सीएम हैं चंद्रबाबू नायडू, है ना। इन्होंने हाल ही में राज्य में P4 इनिशिएटिव को लॉन्च किया ताकि राज्य में जीरो पॉवर्टी का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। अब P4 का फुल फॉर्म देखें तो पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप। इसके माध्यम से होगा क्या? देखिए, जो फर्स्ट फेज शुरू किया गया अभी रिसेंटली, 2 मिलियन से अधिक लोगों को, जो राज्य के लाभार्थी हैं, उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके तहत फ्री गैस सिलेंडर दिए जाएंगे, एजुकेशन सपोर्ट दिया जाएगा ताकि जो भी बच्चे स्कूल जाते हैं, माता पिता जो स्कूल भेजने में सक्षम नहीं हैं, उनको फ्री एजुकेशन दिया जा सके, स्कॉलरशिप दिए जा सके, है ना। और विमेन एम्पावरमेंट स्कीम्स को लॉन्च किया जा सके जो कि विमेन्स, जो राज्य की महिलाएं हैं, उनको सशक्त बनाने के काम आएगी। तो अभी जो राज्य के वंचित लाभार्थी है, मतलब जिनको अदर स्कीम का लाभ राज्य में लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा, उनके लिए एक बंगारू कुटुंबम, एक स्वर्णिम परिवार, है ना, इसके नाम से इनकी एक लिस्ट को बनाया जाएगा। कैसे लोग होंगे? जिनको अभी तक योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है राज्य में, बड़ी बड़ी योजनाओं का। तो ऐसे लोगों को, लगभग 2 मिलियन से अधिक लाभार्थियों को यहां पर लाभ दिया जाएगा पीपीपी या P4 इनिशिएटिव के तहत, पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप स्कीम।
आंध्र प्रदेश ने इसे हाल ही में राज्य में लॉन्च किया। 2029 तक आंध्र प्रदेश से गरीबी मिटाना इस स्कीम का लक्ष्य है। कुछ दिनों पहले आंध्र प्रदेश सरकार ने एक और स्कीम को लॉन्च किया था, थलक्की वंदनम स्कीम। इसके तहत जो फर्स्ट से लेकर 12th तक के जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, जो स्कूल जाते हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उन्हें 15,000 रुपए की वार्षिक आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि राज्य में ड्रॉप आउट रेट्स को कम किया जा सके स्कूलों में, है ना। तो फर्स्ट से लेकर 12th तक के जो छात्र हैं, उनके जो माता पिता हैं, उनको 15,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। योजना का नाम है आंध्र प्रदेश की थलक्की वंदनम स्कीम। इसको हमने समझा था उस दिन भी, तो यहां पर हमने एक बार फिर से बात कर ली। राज्य में जो मदर्स हैं, उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रदान करना, ताकि बच्चों को वो स्कूल भेजने में सक्षम हो, इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य है। तो दोनों स्कीम पता चल गई, P4 इनिशिएटिव भी समझ में आ गया। आंध्र प्रदेश कैपिटल है अमरावती। यहां के सैयद अब्दुल नजीर, है ना, वर्तमान में गवर्नर के पद पर हैं। चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम पार्टी के नेता हैं, सीएम के पद पर। यहां पर विधानसभा सीटों की संख्या देखने को मिलती है 175, और क्योंकि आंध्र प्रदेश में विधान परिषद भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तो इसकी सीटों की संख्या है 58। यहां पर लोकसभा सीटें हैं आंध्र प्रदेश में 25, और राज्यसभा सीटें हैं आंध्र प्रदेश में वर्तमान में 11। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूं कि नवरात्रि की सेल आपके लिए कंटिन्यू रहेगी 9वीं तक, रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर, जहां पर आपको सभी कोर्सेस, सभी पीडीएफ अप टू 90% तक ऑफ में देखने को मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दोनों ही एप्लीकेशन की लिंक दे दी है, आप चेकआउट कीजिए, विजिट कीजिए एप्लीकेशन को। आपके सारे एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेस आपको बहुत ही नॉमिनल प्राइस में वहां पर अवेलेबल है। और इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर आपके लिए यहां पर नोट कर लीजिएगा। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपका डाउट है, हर्डल आ रहा है आपको कोई भी एप्लीकेशन पर, तो आप यहां पर कॉल कर सकते हैं, हमारी सपोर्ट टीम आपसे बात कर लेगी। ओके, तो चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को, दोनों की लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में है, और प्ले स्टोर से भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक हम चलते हैं आगे। माधवपुर मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? भारत में माधवपुर मेले का आयोजन किया जाता है भारत के गुजरात राज्य में। गुजरात के पोरबंदर क्षेत्र में यह मेला आयोजित किया जाता है। स्पेशली भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मणी के विवाह से संबंधित यह महोत्सव है ना। यहां पर क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि गुजरात के द्वारका में उनका स्थान देखने को मिलता है जहां से उन्होंने शासन किया है, तो भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मणी की विवाह को रिक्रिएट किया जाता है, नाटक और नृत्य के माध्यम से सेलिब्रेट किया जाता है माधवपुर मेला, भारत के गुजरात के पोरबंदर में। देखिए, वैसे गुजरात में तो सेलिब्रेट किया ही जाता है, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की एक मिश्मी जनजाति है अरुणाचल प्रदेश की, वो भी कहीं ना कहीं माधवपुर मेले जैसा एक अपने यहां पर भी मेला ऑर्गेनाइज करती है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की मिश्मी जनजाति रुक्मणी को अरुणाचल प्रदेश का मानती है, और इसीलिए यह मेला मिश्मी ट्राइब से भी संबंधित है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के कलाकार पूर्वोत्तर के कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह को। तो माधवपुर मेला तो गुजरात में हो गया, लेकिन इसी से रिलेटेड एक और मेला स्थानीय रूप से अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में मिश्मी ट्राइब भी मनाती है। मिश्मी ट्राइब में या फिर अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के जो कलाकार हैं, वो फोक म्यूजिक के माध्यम से डांस और ड्रामा की प्रस्तुति देते हैं, है ना। रिक्रिएट किया जाता है कि कैसे रुक्मणी जी को भगवान श्री कृष्ण ने लेकर आए थे और उनसे विवाह किया, है ना। तो लोक नाटक के माध्यम से और पारंपरिक नृत्य के माध्यम से यह उत्सव पूर्वोत्तर की जनजातियों में भी आयोजित किया जाता है। हमारा क्वेश्चन माधवपुर मेले से है, तो हमको सीधे स्टेट पता होना चाहिए। तो यह मेला आयोजित किया जाता है गुजरात में, और गुजरात के अलावा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी इसका आयोजन किया जाता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि हर साल अप्रैल के पहले हफ्ते में आयोजित किया जाता है माधवपुर मेला, है ना, पहले हफ्ते में अप्रैल मंथ में।
अब गुजरात के अदर मेलों की बात करें तो एक तरणेतर मेला गुजरात में लगता है, एक रण उत्सव का आयोजन गुजरात में होता है, इसके अलावा भवनाथ मेला गुजरात में आयोजित किया जाता है। अदर मेलों की बात करें तो पुष्कर मेला राजस्थान इंपॉर्टेंट है, सोनपुर मेला भारत के बिहार में आयोजित किया जाता है, हेमिस गोम्पा मेला लद्दाख, और एक गंगा सागर मेला है ना, कुंभ के बाद भारत का सबसे बड़ा मेला पश्चिम बंगाल राज्य में आयोजित किया जाता है। तो इन्हें भी याद रखिएगा, आर्ट एंड कल्चर से यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे चलें। क्यूशू जो कि हाल ही में चर्चा में रहा, किस देश का आइलैंड है? तो क्यूशू द्वीप हाल ही में चर्चा में रहा था। यह आइलैंड देखने को मिलता है जापान में। जापान के 4 बड़े आइलैंड में से दक्षिण में देखने को मिलता है क्यूशू। और अभी यह सुर्खियों में इसलिए था क्योंकि हाल ही में यहां पर 6 तीव्रता का एक भूकंप आया था। अभी जो प्रशांत महासागर का जो रिंग ऑफ फायर का क्षेत्र है ना, प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र, पूरा प्रशांत महासागर कवर कर लो, वहां पर लगातार भूकंप देखने को मिल रहे हैं। इसे कहा जाता है रिंग ऑफ फायर, प्रशांत महासागर का पूरा एरिया। वर्ल्ड के 80% से ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर में देखने को मिलते हैं प्रशांत महासागर में। अभी म्यांमार में भूकंप आया, टोंगा आइलैंड में भूकंप आया है ना, उसके बाद अब क्यूशू आइलैंड पर भूकंप देखने को मिला है, और ये आइलैंड जापान का है। जापान के 4 बड़े आइलैंड में से एक देखने को मिलता है। देखो 1, 2, एक ये तीसरा और एक ये चौथा। 4 बड़े आइलैंड में से दक्षिण में क्यूशू आइलैंड है। अच्छा, 4 में से सबसे बड़ा कौन सा है? तो ये बीच वाला जो आप देख रहे हो ना, ये सबसे बड़ा है। होन्शु, होक्काइडो, क्यूशू और शिकोकू, ये 4 द्वीप देखने को मिलते हैं जापान में। रिपीट करता हूं, होन्शु, होक्काइडो, क्यूशू और शिकोकू। ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। थोड़ा से नाम भी अजीब है, जैसे राक्षसों के नाम हो, है ना, तो याद कर सकते हो आप, कोई बड़ी चीज नहीं है। अभी यह हुआ है कि जब क्यूशू द्वीप पर भूकंप आया जापान में, तो जापान ने मेगा क्वेक की संभावनाओं को व्यक्त किया है। देखिए मेगा क्वेक क्या होता है इसको समझिए। नॉर्मली अर्थक्वेक 8 तीव्रता तक के भूकंप, ये 8 तीव्रता भी बहुत ज्यादा है, लेकिन जापान का कहना है कि भैया मेगा क्वेक आ सकता है, मतलब 8 तीव्रता से ज्यादा का भूकंप देखने को मिलेगा जापान और उसके आसपास के समुद्री एरियो में, जिससे आगे आने वाले 30 सालों में 3 लाख लोगों की मृत्यु की संभावना है। आगे आने वाले 30 सालों में कभी भी आ सकता है, और इससे 3 लाख लोगों की मृत्यु होगी। प्रशांत महासागर के इर्द गिर्द के जो देश है वहां पर, आइलैंड पर स्थित जो देश है उनमें, क्योंकि सुनामी की संभावना है इनसे। ऑब्वियस सी बात है, 8 तीव्रता के ऊपर का अगर भूकंप आता है तो सुनामी डेफिनेटली आएगी। तो जापान ने एडवाइजरी जारी की थी कि भाई जो एक पर्टिकुलर ननकाई घर थे जापान के दक्षिण में, एक ननकाई घर थे, वहां पर यह मेगा क्वेक देखने को मिलेगा। तो होन्शु द्वीप के दक्षिण में ही एक समुद्री गर्त है, जापान के दक्षिण में प्रशांत महासागर में ननकाई गर्त है ना। ये ऑलमोस्ट 5 से 10 किलोमीटर का गहराई में देखने को मिलता है, और अगर लंबाई में देखें तो 900 किलोमीटर तक इसकी प्रशांत महासागर में लंबाई देखने को मिलती। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ननकाई गर्त किस महासागर में? प्रशांत महासागर। तो इसी गर्त में इस मेगा क्वेक की संभावना जापान ने लगाई है। अब देखिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा गर्त बोले तो मेरियाना गर्त है ना, मेरियाना ट्रेंच वर्ल्ड का सबसे गहरा गर्त है, जो कि समुद्र तल से 10,984 मीटर तक गहरा है। और इसका जो सबसे गहराई वाला बिंदु है उसे चैलेंजर डीप के नाम से जाना जाता है। यह भी प्रशांत महासागर में ही देखने को मिलता है, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। आगे आएंगे, भारत सरकार के द्वारा सागरमाला प्रोजेक्ट की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इंडियन गवर्नमेंट ने भारत में जो मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको विकसित करने के लिए सागरमाला प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी 2015। आंसर भी हो जाता है ना। वैसे फुल जो हमारा लॉजिस्टिक सेक्टर है उसको विकसित करना, पूरे देश का लॉजिस्टिक सेक्टर को विकसित करना इसका उद्देश्य था। इसका सेकेंड फेज अब 2025 में शुरू किया गया है, जो स्पेशली मरीन एरिया को टारगेट करता है कि हमारे जो मरीन एरियाज है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके। तो इंडियन गवर्नमेंट ने सागरमाला प्रोजेक्ट को 2015 में मंजूरी दी थी, 25 मार्च 2015 को। अभी इसके
10 साल पूरे हुए 25 मार्च को, है ना, यूनियन कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी थी। उद्देश्य समझ में आ गया, लॉजिस्टिक सेक्टर में प्रदर्शन को बेहतर करना। लक्ष्य रखा गया था कि मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के तहत इसे लाया गया था, जिसका लक्ष्य 2047 तक भारत को एक मैरीटाइम लीडर बनाना था, है ना, समुद्री लीडर के रूप में इंडिया को स्थापित करना था। सागरमाला के तहत 839 प्रोजेक्ट का लक्ष्य था, जिसमें से 272 पूरे किए जा चुके हैं, और इसका सेकेंड फेज मार्च 2025 में अब लॉन्च किया गया है, सागरमाला 2.0 के नाम से। और अब इसका उद्देश्य कि अगले एक दशक में जो समुद्री क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो किया जा सके और इसमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। सागरमाला 2.0 के तहत सरकार ने 40,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है, और इसमें अगले 10 वर्षों में 12 लाख करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य है इंडिया में। ठीक है, तो ये दूसरा चरण है अब सागरमाला 2.0 जो 2025 में लॉन्च किया गया। तो पहला चरण शुरू किया गया था कब? 2015 में। मरीन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए पोर्ट का निर्माण करना, जो हमारे पोर्ट है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा डेवलप करना, है ना, ये उद्देश्य था इसका, सागरमाला प्रोजेक्ट का। देखिए, इंडिया के इंपॉर्टेंट पोर्ट की बात करें, है ना, तो दक्षिण भारत में ही देखने को मिलेंगे, समुद्री एरिया है। तो आपको याद रखना चाहिए कि कौन सा पोर्ट किस राज्य में। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट देखने को मिलेगा महाराष्ट्र के नवी मुंबई में, न्हावा शेवा पोर्ट के नाम से ये जाना जाता है। कांडला पोर्ट जो कि दीनदयाल पोर्ट के नाम से जाना जाता है, गुजरात के कांडला में। चेन्नई पोर्ट चेन्नई तमिलनाडु, विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, कोलकाता पोर्ट पश्चिम बंगाल, हल्दिया पोर्ट वेस्ट बंगाल के हल्दिया में, पारादीप पोर्ट देखने को मिलेगा ओडिशा में। इसके अलावा कोचीन पोर्ट केरला के कोची में, तुतीकोरिन पोर्ट जिसे चिदम्बरम पोर्ट के नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु के तुतीकोरिन में है। मूवीज में आपने नाम सुना होगा इसका। न्यू मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका के मैंगलुरु में, और श्री विजयपुरम पोर्ट देखने को मिलेगा अंडमान निकोबार आइलैंड पर। तो ये इंडिया के इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं, अलग अलग राज्यों में। पॉज करके एक बार पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, काम के हैं। आगे आ जाएं, थोड़ा सा अलग सा नाम है इसका। हनातलांगपुई के नाम से स्वच्छता अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो हनातलांगपुई के नाम से एक स्वच्छता अभियान चलाया गया मिजोरम के आइजोल में, है ना, मिजोरम के आइजोल में इस स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई है और नाम दिया गया हनातलांगपुई। आइजोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और इसके अलावा सेंट्रल यंग मिजो एसोसिएशन, दोनों ही आइजोल में है, मिजोरम राज्य में। तो इनके द्वारा शुरू किया गया उद्देश्य यह है कि आइजोल शहर में लॉन्ग टर्म वेस्ट मैनेजमेंट को बढ़ावा दिया जा सके और मिजोरम में पर्टिकुलर आइजोल में स्वच्छता में सुधार किया जा सके। अभी तक इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट सिटी इंदौर है ना, पिछले 7 सालों से है मध्य प्रदेश में। तो अब एक इनिशिएट आइजोल ने लिया है, मिजोरम राज्य ने लिया है कि भाई सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान चलाया जाए और राज्य की कैपिटल को साफ किया जाए, स्वच्छ बनाया जाए, है ना, स्पेशली लॉन्ग टर्म वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को लागू किया जा सके। स्वच्छता अभियान का नाम है हनातलांगपुई। ओके, ठीक है। स्वच्छता अभियान मार्च 2026 तक, अगले साल तक कंटिन्यू रहेगा, 1 साल के लिए शुरू किया गया। मिजोरम की कैपिटल आइजोल है, यहां पर गवर्नर है वीके सिंह, यहां पर लालदू होमा वर्तमान में सीएम के पद पर हैं। विधानसभा सीटों की संख्या है 40, लोकसभा और राज्यसभा की मिजोरम में 1-1 सीटें देखने को मिलती है। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025 के पहले चरण का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? सॉरी, किस देश में किया जा रहा है ना? तो आईएसएसएफ इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के नाम से इसे जाना जाता है, इसी का शॉर्ट फॉर्म है आईएसएसएफ। तो शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन है इंटरनेशनल, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो वर्ल्ड कप है किसका वर्ल्ड कप होगा? ये शूटिंग का वर्ल्ड कप है और 6 अलग अलग फेज में आयोजित किया जाएगा। इसमें से पहला फेज शुरू होगा, आयोजित किया जा रहा है अर्जेंटीना में। कहां पर? अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना हो गया यहां पर राइट आंसर। अर्जेंटीना के
ब्यूनर्स आयर्स में इसका आयोजन किया जा रहा है। 1 अप्रैल को ये शुरू हो गया और 11 अप्रैल 2025 तक आयोजित किया जाएगा। राइफल शूटिंग, पिस्टल शूटिंग, शॉटगन शूटिंग, इनकी प्रतियोगिताएं इस वर्ल्ड कप में आयोजित की जाएगी। इंडिया की ओर से हमने 35 मेंबर्स की इंडियन टीम भेजी है, हमारे निशानेबाज, जिनका नेतृत्व किया जा रहा है मनु भाकर के द्वारा, है ना। पिस्टल शूटर है, ओलंपिक मेडलिस्ट, 2 ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई थी मनु भाकर भारत के लिए पेरिस ओलंपिक 2024 में। और अभी रिसेंटली 2025 में ही मनु भाकर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है ना। तो ये लीड करेगी 35 मेंबर की जो हमारी शूटिंग टीम है उनको। और आईएसएसएफ वर्ल्ड कप अलग अलग चरण में ही आयोजित होता है। तो 6 चरण है। पहला चरण अभी अर्जेंटीना में हो रहा है, फिर पेरू, साइप्रस, जर्मनी, इटली, चाइना, यहां पर अलग अलग आयोजित किए जाएंगे, अलग अलग फेज। और जब फाइनली ऑल ओवर परफॉर्मेंस के आधार पर जो खिलाड़ी निकल के आएंगे, फिर वो फाइनल खेलेंगे आईएसएसएफ वर्ल्ड कप का, जो आयोजित किया जाएगा कतर के दोहा में। तो फाइनल अलग है, ये फेज अलग है। तो पहला फेज की बात हो रही है, कहां पर आयोजित किया जा रहा है? अर्जेंटीना में, है ना। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन इसका आयोजन करवाता है, शूटिंग वर्ल्ड कप का, इसी के द्वारा आयोजित की जाती है। और स्टार्ट की गई थी 1986 में, हर साल आयोजित होती है। 2024 में इसका फाइनल भारत की राजधानी नई दिल्ली में खेला गया था। फाइनल, चरण की बात नहीं हो रही, फाइनल। और फाइनल में मेडल टेली में चाइना पहले स्थान पर था, जिसने 16 गोल्ड, 11 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। दूसरे पर उस वक्त इटली रहा था और इंडिया 2024 में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में 7वें स्थान पर था। हमने 13 मेडल अपने नाम किए थे, 3 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल। तो ये पूरी डिटेल है शूटिंग वर्ल्ड कप की। आराम से, आई होप आपने सुनी होगी, क्योंकि थोड़ा सा यहां पर हो सकता है आपको कंफ्यूजन हुआ हो, लेकिन ध्यान से सुनेंगे, रिवाइंड करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय लैंड माइन्स जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे हर साल मनाया जाता है 2 अप्रैल को। ओके, लैंड माइन्स और जो विस्फोटक अवशेष होते हैं, है ना। देखिए, वॉर के समय में, प्राचीन काल से ही हमने देखा है, वर्ल्ड वॉर 2 के समय में भी सॉरी लैंड माइन्स बिछा दी जाती थी दुश्मनों के खिलाफ। और अभी माइनिंग के लिए भी लैंड माइन्स का यूज किया जाता है। अब दिक्कत ये कि कभी कभी बहुत सारी माइन्स होती है, वो नहीं फटती है, और फिर इन फ्यूचर उसके कारण लोग जब भी चपेट में आते तो फिर वो मारे जाते। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो लैंड माइन्स है ना, आज भी मिलती है यूरोप में। समझो वो जिंदा बम है सारे के सारे, कभी कोई खड़ा हो गया तो वो मर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो 4 अप्रैल को इंटरनेशनल माइन्स अवेयरनेस डे मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसकी शुरुआत की थी 2005 में। वैसे 2005 में इसके लिए प्रस्ताव पारित हुआ था और पहली बार मनाया गया था 4 अप्रैल 2006 को। उद्देश्य वही, युद्ध के दौरान लैंड माइन्स और विस्फोटक के जो अवशेष है उनके खतरों के प्रति लोगों को अवेयर करना, और जो माइन्स वगैरह होती है, खदान मुक्त भविष्य की दिशा में आगे बढ़ना, ताकि लैंड माइन्स का यूज इन जगहों पर नहीं किया जा सके। तो थीम रखी गई है सेफ फ्यूचर स्टार्ट हियर 2025 में, इंटरनेशनल माइन्स अवेयरनेस डे की। और इसके पहले 2024 में प्रोटेक्टिंग लिव्स बिल्डिंग पीस 2024 की थीम थी, है ना। यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो अदर डे हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कुछ यहां पर हमने सिलेक्ट किए हैं। वैसे मार्च के तो मैंने आपको काफी बार बता ही दिए थे, यहां पर कुछ अदर मैंने सिलेक्ट किए हैं जो आपको देखना चाहिए। एक इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे, ये वैसे तो देखिए आपको सुनने में कम मिलेंगे, लेकिन एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं। इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है 27 जनवरी को। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी। इंटरनेशनल विमेंस डे 8 मार्च, ये बहुत ही फेमस है। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून और इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। ये अदर डे है, याद रखिएगा।
47th जूनियर गर्ल्स नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप 2025 में किस टीम ने खिताब अपने नाम किया है? तो 47वीं जूनियर गर्ल्स नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप 2025, इसका खिताब हाल ही में अपने नाम किया उत्तर प्रदेश राज्य ने। पहले तो यह समझे कि यह हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहां हुआ है। तो आयोजन भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। जूनियर गर्ल्स नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप है, 47th एडिशन, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित। यहां पर कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीता उत्तर प्रदेश ने फर्स्ट नंबर पर, हिमाचल प्रदेश सेकंड पर रहा सिल्वर मेडल, और राजस्थान तीसरे नंबर पर रहा। चैंपियनशिप का आयोजन हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। इसके पहले 2024 में जो 46th एडिशन था उसमें वो तमिलनाडु में आयोजित किया गया था, 46th एडिशन। तब फर्स्ट विनर रहा था हरियाणा और रनर अप रहा था मध्य प्रदेश। आयोजन हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया करवाता है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। भारत में हैंडबॉल, बीच हैंडबॉल या फिर व्हील चेयर हैंडबॉल, इन खेलों को रेगुलेट करने वाली, आयोजन करवाने वाली गवर्निंग बॉडी है। इंडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करती है। 1971 में स्थापित की गई थी और दिग्विजय चौटाला इसके प्रेसिडेंट के पद पर हैं वर्तमान में। लास्ट क्वेश्चन, मियामी ओपन 2025 में मेंस सिंगल का खिताब नोवाक जोकोविच को हराकर किसने जीता है? तो देखिए, मियामी ओपन 2025, इसमें मेंस सिंगल का खिताब, देखिए रनर अप तो नोवाक जोकोविच हो गए। नोवाक जोकोविच कौन सा खेल खेलते हैं, किस स्पोर्ट से संबंधित है? तो यह संबंधित है टेनिस से। तो ऑब्वियस सी बात है कि टेनिस की प्रतियोगिता है मियामी ओपन, अमेरिका के मियामी में इसका आयोजन किया जाता है ना। अब नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के खिलाड़ी है, तो इनको हराया है तो रनर अप हो जाते हैं नोवाक जोकोविच, और इनको हराने वाले हैं याकूब मेंसिक। याकूब मेंसिक मेन सिंगल में विनर रहे मियामी ओपन 2025 में, और ये आते हैं चेक रिपब्लिक से, चेक रिपब्लिक के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो मियामी ओपन का आयोजन यूएसए के मियामी में किया गया। मेन सिंगल जीता याकूब मेंसिक ने चेक रिपब्लिक के, रनर अप रहे नोवाक जोकोविच सर्बिया के। विमेन सिंगल की बात करें तो ये आरेना सवालेका ने जीता, बेलारूस की प्लेयर हैं, और इन्होंने हराया है जेसिका पेगुला को जो कि यूएसए की प्लेयर है। एटीपी टूर और डब्ल्यूटीए टूर, इनका हिस्सा है मियामी ओपन, है ना। एटीपी टूर, डब्ल्यूटीए टूर, ये टेनिस की कंपटीशन की एक सीरीज है। जैसे मेंस प्रोफेशनल टेनिस कंपटीशन एटीपी टूर के नाम से आयोजित किया जाता है, पूरी सीरीज है, साल भर अलग अलग जगह पर आयोजित होती है अलग अलग नाम से। तो मेंस की प्रोफेशनल टेनिस कंपटीशन टूर एटीपी टूर है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और इसी तरीके से विमेंस के लिए विमेंस प्रोफेशनल टेनिस कंपटीशन सीरीज है डब्ल्यूटीए टूर, यह विमेंस टेनिस एसोसिएशन के द्वारा आयोजित करवाया जाता है। तो इसी की जो सीरीज है उसमें एक आयोजित होता है मियामी ओपन। मेंस और विमेंस दोनों कैटेगरी है, तो मेंस के विनर रहे याकूब मेंसिक और विमेंस के विनर रही आरेना सवालेका मियामी ओपन में। ठीक है, तो टेनिस की प्रतियोगिताएं याद रखिएगा। यहां पर 4 अप्रैल के हमारे सभी करंट अफेयर हो गए, डिटेल में हमने डिस्कस किया। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। आ जाएं। राष्ट्रमंडल देशों की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव कौन बनी? तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव बनी है शर्ली बोचवे। हाल ही में कुंभकोणम पान पत्ता और तोवलाई फूलमाला, अभी हमने बात की थी, इन दोनों को जीआई टैग दिया गया किस राज्य या स्थान से है? तो एक तो थंजावुर से है और एक कन्याकुमारी तमिलनाडु से। शिशु वाटिका इनिशिएटिव किस राज्य में लाई गई? तो इसे लाया गया ओडिशा में। 1 अप्रैल को सीबीआई का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 1 अप्रैल को सीबीआई का 62वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया गया है। हर साल यूनाइटेड नेशन द्वारा विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है
2 अप्रैल को। सेना कमांडरों का सम्मेलन 1 से लेकर 4 अप्रैल 2025 तक कहां आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। आज है लास्ट डे। ट्रिपल एलिमिनेशन इनिशिएटिव पहल किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई? तो इसे लॉन्च किया गया पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। नीति NCAER स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम पोर्टल का इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया? तो इसका इनॉग्रेशन किया है किसने? निर्मला सीतारमन ने। ट्रेड वॉच रिपोर्ट का दूसरा संस्करण हाल ही में किसके द्वारा जारी किया गया? इसे जारी किया है नीति आयोग ने। और भारत और जापान के बीच में तीसरी अंतरिक्ष वार्ता कहां आयोजित की गई थी? तो इसका आयोजन किया गया टोक्यो जापान में। ओके, ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हैं, रिवाइज हो गए हमारे। अब आइए आगे। ताडोबा नेशनल पार्क, ये हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर। ताडोबा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? तो यह है महाराष्ट्र में। सल्तनत काल में भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी, है ना, गुलाम वंश के समय। 1912 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था? 1912 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अधिवेशन पटना बिहार में आयोजित किया गया था। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर। अब आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे। किस फिल्म ने 97th ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता? पहला क्वेश्चन, अचंता शरद कमल किस खेल से संबंधित है? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तीनों ही क्वेश्चन को कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आप सभी के लिए रेलवे जीके का कोर्स अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक है। कल मैंने आपको बताया था रेलवे के टॉप 10 टॉपिक वहां पर कवर करवाए गए हैं, जो कि आने वाली रेलवे की NTPC और लोको पायलट जितनी भी एग्जाम्स है, सब में आपको रेलवे से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका आपको ई बुक, थ्योरी सेक्शन और साथ ही साथ वन लाइनर दोनों मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसकी लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में बताइए, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।